नमस्कार साथियों, मैं गौरव मिश्रा पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं संस्कृत की क्लास को लेकर। और आज हमारा तीसरा दिन है। हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा था? सिलेबस के बारे में हमने देखा था और व्याकरणाचार्यों के बारे में हमने देखा था। हमने पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, त्रिमुनि के बारे में देखा था, इनके बारे में समझा था। अष्टाध्यायी के बारे में समझा था। कात्यायन जी जो है इनका एक दूसरा नाम वररुचि, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने सीखी थी। इसके बाद जब हमारी दूसरी कक्षा का प्रारंभ हुआ तब हमने सीखा वर्ण अथवा अक्षर क्या होता है। फिर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वहां पर हमें प्राप्त हुआ, पता चला वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं जिसमें से एक आपका है स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। हमने दूसरी कक्षा में क्या देखा? हमारा दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। फिर हमने देखा स्वर कितने प्रकार के? 9। व्यंजन कितने प्रकार के? 33। स्वर को बोलने के लिए क्या किसी की आवश्यकता है? क्या का की आवश्यकता है स्वर को बोलने के लिए? जैसे अगर हमें अ बोलना है तो क्या हमें क को सम्मिलित करना पड़ेगा? तो हमारा उत्तर आया बिल्कुल नहीं। इसी के उलट जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, उदाहरण के लिए जब हम बोलते हैं क, क्या इसको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ी? बिल्कुल पड़ी, क्योंकि बिना स्वरों की सहायता के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। हमने स्वर के बारे में समझा पिछली कक्षा में कि स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। स्वर को किसी की सहायता नहीं, किसी की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, स्वर अपने आप में पूर्ण है। व्यंजन अधूरा है। व्यंजन को बोलने के लिए हमें हमेशा स्वरों की जरूरत पड़ेगी। जिस प्रकार से स्वर का एक दूसरा नाम है अच, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन का दूसरा नाम है हल। हमने समझ लिया था इन सारी चीजों को। हमने ये भी देखा स्वरों की संख्या होती है 9 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है। फिर हमने क्या सीखा यहाँ पे? उच्चारण की भिन्नता के कारण, उच्चारण की भिन्नता के कारण वर्णमाला में या वर्ण मात्रिका आप कह लीजिए, जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। लेकिन आज की हमारी जो क्लास है, आज हम इसमें देखेंगे कि जो बोलने के बोलना, जब हम बोलना शुरू करते हैं, व्यंजनों को बोलना शुरू करते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ, तब हम देखेंगे कि क्या ये एक ही स्थान से इनकी आवाज हमारे गले से निकल रही है, हमारे मुख से निकल रही है, या फिर अन्य अन्य स्थानों को छू करके निकल रही है। यहां पर हम इस चीज को ऐसे सीखेंगे कि ये हमें कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज से इस नई क्लास का प्रारंभ करते हैं और इस क्लास को हमने जहां पर छोड़ा था वहीं से इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी, लिख लीजिएगा। अपनी कॉपी अगर लिया हो, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो लिख लीजिए, वर्णमाला। क्या लिखना है हमको? वर्णमाला, या फिर इसी को कहा जाता है वर्ण मात्रिका, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? वर्ण मात्रिका। ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे वर्ग कितने, वर्ग कितने हैं यहाँ पे? तो 5 वर्ग हैं। सबसे पहले अगर हमें पूछा जाएगा कि वर्णमाला में या वर्ण मात्रिका में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग तो हमारे पास केवल 5 होते हैं। कौन कौन से वर्ग है भाई ये? तो पहला वर्ग है हमारा कु। पहला वर्ग हमारा क्या है? कु। दूसरा है हमारा चु। तीसरा वर्ग क्या है? टू। तीसरा वर्ग क्या है? टू। चौथा वर्ग क्या है? टू। चौथा वर्ग क्या है?
तु। और पांचवा वर्ग हमारे पास क्या आ जाता है? पु। ये क्या है भाई? कु क्या है? तु क्या है? टू क्या है? तू क्या है? पू क्या है ना? आसान शब्दों में समझिएगा इसको। कु का अर्थ होता है क वर्ग। कु का अर्थ होता है क वर्ग। कु का अर्थ क्या होता है? का वर्ग। चु का अर्थ क्या होता है? च वर्ग। टू का अर्थ क्या होता है? ट वर्ग। टू का अर्थ क्या होता है? टा वर्ग। और इसी प्रकार से टू का अर्थ क्या होता है? ता वर्ग। टू का अर्थ क्या होता है? त वर्ग। पू का अर्थ क्या होता है? पा वर्ग। ध्यान से देखेंगे, इसको हम वर्णमाला या वर्ण मात्रिका कहते हैं। वर्णमाला या वर्ण मात्रिका में कितने वर्ग होते हैं? तो वर्णमाला या वर्ण मात्रिका में 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से 5 वर्ग होते हैं? तो ये 5 वर्ग हैं कु, चु, टू, टू, पु। कौन कौन से 5 वर्ग हैं? कु, चु, टू, टू, पु। कु का मतलब क वर्ग, चु का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, और पू का मतलब पा वर्ग होता है। चलिए थोड़ा सा इनकी काउंटिंग कर लें। 1, 2, 3, 4 और ये 5। कितने प्रकार के वर्ग आ गए भाई यहाँ पे? 5। अभी जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, वर्णमाला या वर्ण मात्रिका में कितने वर्ग? 5 वर्ग। और हर वर्ग में कितने वर्ण? हर वर्ग में कितने वर्ण? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम का को पढ़ेंगे, का, खा, ग, घ, अंगा। गिनिए जरा, गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम कु वर्ग को देखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? कितने वर्ण हमें मिल रहे हैं यहाँ पर? 5। क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक इसी प्रकार से जब हम चा वर्ग को देखेंगे, च, छ, ज, झ, इया। इसी प्रकार से जब हम टू वर्ग को देखेंगे तो ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। देखिए यहाँ, गिनिए, सारे गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। और 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25। तो कितने वर्ण हो गए 5 वर्गों में? 25। कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। तो यहां पर हमारे पास संख्या आ गई 25। एक बात और, ये हमारे, जब हम अपने मुख से इन वर्णों को बोलने का प्रयास करते हैं तो ये किसी ना किन्हीं स्थानों को छू करके निकलते हैं हमारे। चाहे कंठ को छू ले, चाहे ताल को छू ले, चाहे मूर्धा को, चाहे दंत को, चाहे ओष्ठ को, है ना? जैसे का वर्ग जो होता है, जो का वर्ग है, जब हम इनको बोलने का प्रयास करेंगे तब आप देखिएगा इनको हम कंठ से महसूस करेंगे। आप एक काम कीजिए, आप कंठ पर अपने हाथ को रखिएगा, अपनी अंगुली से कंठ को पकड़िएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा। क, ख, ग, घ, अंगा। अगर आपने अपने हाथ से अपने कंठ को पकड़ के रखा होगा तब आप महसूस कर पा रहे होंगे वो वाइब्रेशन, वो झंझनाहट। जब आप क, ख, ग, घ और अंगा का उच्चारण करेंगे तब इनमें उच्चारण स्थान उनका कंठ है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा।
इनमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है याद करने के लिए। इसमें थोड़े से प्रैक्टिस और थोड़े से ध्यान की आवश्यकता है। जब आप अपने कंठ को स्पर्श करके क, ख, ग, ख, अंगा, जब आप इनको बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे, तब वहां पर अपने आप आपको झंझनाहट महसूस होगी। आप अपने आप समझ जाएंगे कि जब हम क वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो हमारे पास आएगा उसका उत्तर कंठ। ठीक इसी प्रकार से कंठ के बाद, क वर्ग के बाद हमारा दूसरा वर्ग आता है चा वर्ग। और चा वर्ग को जब भी हम बोलेंगे तो इनका उच्चारण स्थान जो है तालु है। इनका उच्चारण स्थान तालु है। आप बोलिए और महसूस कीजिए, च, छ, ज, झ, इया। आप क्या पाएंगे कि इन पांचों वर्णों को बोलने में आपका तालु ही स्पर्श हो रहा है। एक विशेष स्थान, वह विशेष स्थान जो स्पर्श आप कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो एक ही जगह से, चाहे आप च, छ, ज, झ, इया कुछ भी आप बोलोगे, उच्चारण स्थान एक ही जगह आपको महसूस होगा। आप खुद से प्रयास कीजिए, बोलिए, आप बोलिए, चा, छ, जा, झा, इया। जब आप बोलेंगे तब आप पाएंगे कि हाँ, बिल्कुल सही, एक ही जगह से इन सारे जो व्यंजन हैं, जो जितने वर्ण हैं, इनके जो उच्चारण हो रहे हैं, इनका स्थान एक ही है। जब हम टू वर्ग की ओर, ता वर्ग की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा तीसरा वर्ग है, ता, था, डा, ढ, ड़ा, तब इसकी आवाज आती है मूर्धा से। तब इसकी आवाज आती है मूर्धा से। आप अपनी जीभ को एक काम कीजिए, आप तालु और मूर्धा को समझने के लिए काम कीजिए। अब आप अपनी जीभ को पीछे की तरफ लेके जाइए, पीछे की तरफ उसको पूरा उलट दीजिए, जीभ को पीछे की तरफ पूरा उलट दीजिए। तो ऊपर के आपके मुख में ऊपर की ओर आपकी जीवा जिस स्थान को टच करेगी, छुएगी, स्पर्श करेगी, उसको तालु कहते हैं। यह स्थान आपको चिकना महसूस होगा, यह स्थान आपको चिकना महसूस होगा। ठीक इसी प्रकार से जब आप टा वर्ग बोलेंगे, तब आप क्या पाएंगे कि आपका जो जिह्वा है, आपकी जो जीभ है, वो तालु के थोड़ा सा आगे कठोर हिस्से को छू रही है। आप बोलिए, ता, था, दा, धा, ना। अपनी जीभ को अपने मुख में इस प्रकार घुमाइए कि आपकी जिह्वा जो है सबसे पहले कंठ की ओर, पीछे की ओर ऊपरी हिस्से को छुएगा और वो चिकना महसूस होगा, वो है तालु। और मूर्धा ठीक उससे आगे आपके दांतों की ओर, आपके दांतों की ओर जिस जगह पर जिह्वा आपका कठोर हिस्सा टच कर रही है, आपके जिह्वा में आप देखेंगे ऊपर मुख में कठोर हिस्सा छू रहा है, उसी को मूर्धा कहते हैं। आप बोलिए, ता, था, डा, ढ, णा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मूर्धा। अगला आ जाता है आपका तावर्ग। अगला क्या आ जाता है आपका तावर्ग। और जब भी आप तावर्ग को बोलेंगे, आप देखिएगा, आप देखिएगा कहां पर, किस स्थान पर आपकी बोलने में किस स्थान का प्रयोग यहां पर हो रहा है। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना। यहाँ पर जो दांत है आपका, वो इन्वॉल्व हो रहा है, जो आपका दांत है यहाँ पर वो इन्वॉल्व हो रहा है। और जब हम इसी प्रकार से पु अर्थात पा वर्ग को बोलेंगे, प, फा, ब, भ, म, प, फा, ब, भा, म, तब आपका ओष्ठ इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ओष्ठ है, आपको इसके सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, हमने क्या देखा, वर्ग कितने, 5। कौन कौन से, पू, चू, टू, तू, पू। हर वर्ग में कितने वर्ण, 5। का में का, ख, ग, घ, अंगा। चा में चा, छा, जा, झा, इया। टा में टा, ठा, डा, ढाड़ा। ता, था, दा, धा, ना। और पा में पा, फ, ब, भा, मा। और हमने इनकी जब गिनती करी तो हमारे पास कितने आ गए, 25। इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श। क्या कहा जाता है इनको, स्पर्श।
क्या कहते हैं इनको? स्पर्श। ये कहीं ना कहीं किसी स्थान विशेष को स्पर्श करके हम इनका उच्चारण करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श। इनकी संख्या कितनी? 25। सर जी आप तो 33 बताए थे, बताए तो केवल 25 हो। तो ठहरिए जरा, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, हमने स्पर्श व्यंजनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे या, व, र और ला। ठीक है, या, व, र, ला, इनको कहा जाता है अंतस्थ। इनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ। ये स्पर्श व्यंजनों के बाद और उष्ण व्यंजनों से पहले आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। आप जब भी या, व, रा, ला का उच्चारण करेंगे तो ये आप देखोगे, ये आपके अंदर ही शुरू होते हैं और अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। आप बोलिए या, वा, रा, ला। या, वा, रा, ला। अगर आप देखोगे तो ये ऊपर ही शुरू होते हैं और ऊपर ही अंदर, सब माफ कीजिएगा, अंदर ही शुरू होते हैं और अंदर ही आपके मुख में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 25 स्पर्श हो गया, 4 अंतस्थ हो गया, 25 4 29। अब आगे है शा, सा, सा और ये क्या है? ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं भाई? ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको ऊष्म क्यों कहा गया? इनको ऊष्म इसलिए कहा गया, जब आप शा, स, सा, ह को बोलेंगे तो इनमें ऊष्मा अधिक निकलती है। कैसे जानेंगे ऊष्मा अधिक निकलती है? इसके लिए अपना हाथ लाइए आपके मुख के सामने और बोलिए शा, स, सा, ह। देखिए कितनी अधिक वायु और कितनी अधिक ऊष्मा आपको महसूस होगी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना हो गया? 25 4 4। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। टोटल कितने हो गए? 25 4 29 4 33। तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, अब यहां पे आप समझ गए ना, स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33। ये मुझे लग रहा है अब आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अगर प्रश्न आ गया आपकी परीक्षा में कि वर्णमाला में वर्ग कितने, तो आपका उत्तर होगा 5। कौन कौन से आ गया? तो कुचुटू तुपु। का वर्ग में कितने वर्ण, अगर प्रश्न आ गया तो 5। 5 की संख्या है यहाँ पे सारी। का वर्ग में कितने? 5। क ख ग घ अंगा। चा में 5। चा छा जा झा इया। टू में, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा। ता में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। 5 वर्ग, 5 5 वर्ण, पचम 25। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक प्रश्न आ गया कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, मान लीजिए एक प्रश्न आया आपके सामने, आप इसका उत्तर दीजिए हमें। निम्नलिखित में से प्रश्न क्या बनता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन नहीं है? और विकल्प है आपके सामने, खा, या,
मा, इया। आपसे अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग तुरंत या पर टिक लगा देंगे, क्योंकि या स्पर्श व्यंजन ना होकर के या अंतस्थ में आता है, या अंतस्थ में आता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं अब तक। अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ वे वर्ण होते हैं जो मुख के अंदर ही उत्पन्न होते हैं और मुख के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी? तो इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी? 4। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3, 12, 6, 4। आपका सही उत्तर क्या होगा? 4। फिर ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं भाई? ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। श, स, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। टोटल व्यंजन कितने हो गए? कुल व्यंजन कितने हो गए? तो कुल हो गए 25, 4 29, 4 33। याद रखिएगा, 9 स्वर और 33 व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा लिखिएगा, नोट डाउन कीजिए आप लोग। कादियो, कादियो, शानह, कादियो मावशानह, स्पर्शा। कादियो मावशाना स्पर्शा, अर्थात का से मा तक स्पर्श व्यंजन। का से मा तक स्पर्श व्यंजन। का से मा तक स्पर्श व्यंजन। फिर नंबर 2 पे आया हमारा अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन से? तो यणो अंतस्था, यणो जैसे यण प्रत्याहार आप देखोगे तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारे अंतस्थ कहलाते हैं। जैसे या, व, र और ला। ठीक। ठीक इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ऊष्म। ऊष्म क्या होते हैं भाई? तो शल ऊष्माणः, शल जो प्रत्याहार है, आप अभी जब प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब आ जाएगा, अभी डरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप लिखते चलिए इसको। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। शल क्या है, यण क्या है। शल ऊष्माणः। शल प्रत्याहार में क्या क्या आता है आप? श, स, सा और हा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इनकी संख्या है 25, इनकी संख्या है 4 और इनकी संख्या है 4। ठीक है, अगला, अगला क्या देखेंगे हम लोग? हम लोगों ने स्वर देख लिया, हम लोगों ने व्यंजन देख लिया। अगला क्या बचता है? अगला बचता है आयोग वाह। अगला क्या बचता है हमारे सामने? आयोग वाह। ठीक है, चलिए
इसमें हेडिंग डाल देते हैं पहले आयोगवाह। आयोगवाह किसे कहते हैं? जो हमारे वर्णमाला में तो है, जो हमारे वर्णमाला में तो है, लेकिन महेश्वर सूत्र में इनकी चर्चा नहीं हुई है। चलिए लिखते हैं पहले इसको। जो हमारे वर्णमाला में तो है, जो हमारे वर्णमाला में तो है, लेकिन महेश्वर सूत्र में इनकी चर्चा नहीं है, इनकी चर्चा इनकी चर्चा नहीं है। जैसे क्या क्या आ जाता है भाई? आपने स्वर के बारे में देखा, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री ली, इतना तो पढ़ लिया, लेकिन क्या आपने अंग पढ़ा, अनुस्वार पढ़ा? आ के बारे में अभी तक आपने पढ़ा? इसके साथ ही साथ हिंदी में तो आपने ये दो स्वरों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन संस्कृत में यहाँ पे दो चीजें और जुड़ जाएंगी। जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय और उपदमानीय। ठीक है, ये चार चीजें जो है हम आयोगवाह में इनकी चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे और आपको विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। बाकी आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।